सो हेलो फ्रेंड्स, नो टाइम नो टेंशन ओनली रिवीजन। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट रिवीजन। जैसा कि हमने पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को स्टार्ट किया है, जिसमें हम 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट में विलियम गोल्डिंग, सेकंड में मार्टिन अमिस एंड थर्ड जॉन ऑसबॉर्न, जो कि अभी कंप्लीट करेंगे। और हमने जो टारगेट लिया है कि पोस्ट मॉडर्न से लेकर के ओल्ड इंग्लिश तक के जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर ऑथर्स हैं और उनकी इंपोर्टेंट वर्क्स हैं, उन सभी को रीडिंग करेंगे। सो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का थर्ड सेशन है, जिसमें आज हम लोग जॉर्ज ऑसबॉर्न को रीडिंग करेंगे। सो ही वॉज बोर्न इन 1929 एंड ही वॉज डाइड इन 1994। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट, ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट बोर्न इन लंदन इन 1929। इनका जो जन्म है वह 1929 में लंदन में हुआ था। एंड ही वॉज द सन ऑफ थॉमस गॉडफ्रे ऑसबॉर्न एंड नेली बीटराइस। इनके जो पेरेंट्स थे उनका नाम क्या था? तो थॉमस गॉडफ्राई ऑसबॉर्न एंड नेली बीटराइस। इनके ये क्या थे? तो सन थे, पुत्र थे। एंड नेक्स्ट, ही ऑब्टेन्ड हिज एजुकेशन इन अ प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल बेलमोंट कॉलेज। ये अपना जो प्राथमिक शिक्षा है वो एक बोर्डिंग स्कूल जो कि बेलमोंट कॉलेज से प्राप्त किए। बट ही डिडोंट रिसीव्ड एनी कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये जो है अपना कोई अधिक बड़ा डिग्री भी प्राप्त नहीं किए हैं कोई बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। ये जो है ये एक नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल से ही अपना नॉलेज प्राप्त किए हैं। बट ये पढ़े तो कम है, लेकिन इनकी चालाकी देखिए, चूंकि आगे बताया गया है। इनकी जो वाइफ्स की अगर बात करें तो इनकी 5 वाइफ्स हैं। सो चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसा कि ही बिगिन टू वर्क एज एन एक्टर एंड राइटर। ये अपना जो है वर्क की जो शुरुआत करते हैं, अपने काम की जो शुरुआत करते हैं, ये सबसे पहले एक्टर और राइटर मतलब इस प्रकार से अपने काम की शुरुआत करते हैं। एंड नेक्स्ट, ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग प्लेस। और ये जो है यह अपना छोटे छोटे नाटक लिखने शुरुआत किए, जो कि सबसे पहला जो ये अपना प्ले लिखे को राइटिंग हिज फर्स्ट प्ले द डेविल इनसाइड हिम, जो कि अपने मेंटर के साथ मिलके लिखे विद हिज मेंटर। इनके मेंटर का क्या नाम था? स्टेला लिंडेन, हु डायरेक्टेड इट। और इस प्ले को जो है डायरेक्टेड करते हैं तो हुडर्सफील्ड इन 1950 इन रॉयल थिएटर। हुडर्सफील्ड के रॉयल थिएटर में कब? तो 1950 में इस प्ले को डायरेक्टेड करते हैं। एंड नेक्स्ट, अराउंड 1950 लगभग 1950 में ही मैरिड हिज फर्स्ट वाइफ। यहाँ पे देखिए दिए है ना कि ये अपने फर्स्ट वाइफ से क्या करते हैं? मैरिड करते हैं, जिसका क्या नाम था? पामेला लेन। एंड नेक्स्ट, पर्सनल इनेमी इज अ प्ले। इनका जो एक प्ले है जिसका नाम है पर्सनल इनेमी बाय जॉन ऑसबॉर्न एंड एंथोनी क्रेगटन। और यह पर्सनल इनेमी जो प्ले है यह जॉन ऑसबॉर्न और एंथोनी क्रेगटन दोनों के द्वारा मिलकर लिखा गया है। नेक्स्ट, रिटन इन 1954 एंड फर्स्ट परफॉर्म्ड एट हेरोगेट इन 1955। और इस प्ले को जो है फर्स्ट बार परफॉर्म कब किया गया था? तो 1955 में। कहाँ? तो हेरो गेट पे। एंड नेक्स्ट, ऑसबॉर्न अगेन रोट इन कोलाबोरेशन विथ एंथोनी। और फिर से जो है जॉन ऑसबॉर्न कोलाबोरेशन में लिखते हैं, अर्थात एक साथ मिलकर लिखते हैं अपने एंथोनी के साथ, एंथोनी क्रेगटन के साथ। एंड नेक्स्ट वर्क जिसका क्या नाम रहता है? तो एपिटाफ फॉर जॉर्ज डायलन, स्टेज्ड एट रॉयल कोर्ट इन 1958। और इस प्ले को जो है इसे स्टेज किया जाता है, अर्थात परफॉर्म किया जाता है। कहाँ? तो रॉयल कोर्ट में 1958 में रॉयल कोर्ट में क्या किया जाता है? तो इस प्ले को परफॉर्म किया जाता है, जो कि एंथोनी क्रेगटन और जॉन ऑसबॉर्न दोनों के कोलैबोरेशन में लिखा गया था। एंड नेक्स्ट, ऑसबॉर्न वाज अ फैन ऑफ मैक्स मिलर। ध्यान में रखिएगा, ऑसबॉर्न जो थे ये किनके फैन थे? जॉन ऑसबॉर्न, तो मैक्स मिलर के। एंड नेक्स्ट, ही गॉट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर राइटर्स गिल्ड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये जो है इनका जो अचीवमेंट है, जो कि अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम राइटर्स गिल्ड ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन से इनको मिला था। नेक्स्ट, ही मैरिड 5 टाइम्स। ये जो है 5 बार शादी की थे। एंड ऑल प्रूव्ड अनहैप्पी, और सबसे नाखुश ही रहे थे। इसी के वजह से फर्स्ट से किए नाखुश, दूसरे से किए नाखुश, इस प्रकार से इनका जीवन जो है यह अनहैप्पीनेस रहा। किससे? तो मैरिड से। एंड नेक्स्ट, हिज वाइफ्स आर, और उनकी वाइफ्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। सो हमें ये नहीं पढ़ना है कि इनकी कौन सी वाइफ्स हैं, पर्सनल डिटेल जाना उतना आवश्यक नहीं है। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है, आफ्टर सीरियस लीवर क्राइसिस इन 1987। और इनको जो है लीवर क्राइसिस हो जाता है, लीवर में कुछ बीमारियां हो जाती है। कब? तो 1987 में। ही बिकेम अ डायबिटिक पेशेंट, और ये जो होते हैं एक डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट, इंजेक्टिंग इंसुलिन ट्वाइस अ डे, और एक दिन में जो है ये 2 बार इंसुलिन लेना
लेने लगते, क्योंकि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं उनमें इंसुलिन की कमी होती है, और ये जो है एक दिन में जो है 2 बार इंसुलिन लेते हैं, इसी की वजह से इतना अधिक इनका डायबिटीज़ बढ़ गया रहता है। एंड अल्टीमेटली डाइड इन 1994 एट द एज ऑफ 65, और जो है दुर्भाग्यवश ये 1994 में इनकी डेथ हो जाती है। कितने वर्ष की उम्र में? तो 65 वर्ष के उम्र में। And next, his two plays, A Portrait for Me, which was published in 1965, and The Hotel in Amsterdam, won him Evening Standard Best Play of the Year Award। और यह दोनों प्ले जो है क्या इसे इसे क्या जीते? तो यह इवनिंग स्टैंडर्ड बेस्ट प्ले ऑफ द ईयर अवार्ड इससे मिला, इन दोनों प्ले के माध्यम से। किनको? तो जॉन ऑसबॉर्न। एंड नेक्स्ट, ऑसबॉर्न वंस रिमार्क दैट, और ऑसबॉर्न जो है एक बार टिप्पणी करते हैं कि आई डोंट लाइक द काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच आई फाइंड माई सेल्फ, मतलब कि मुझे वह समाज पसंद नहीं है जिसमें मैं रहता हूँ। आई लाइक इट लेस एंड लेस, और मैं जो हूँ इसे धीरे धीरे कम पसंद करने लगा हूँ। किसे? तो मैं जिस समाज में रहता हूँ उस समाज को। एंड नेक्स्ट, आई लव द थिएटर मोर एंड मोर बिकॉज आई नो डैट इट इज़ वाट आई ऑलवेज ड्रीम्ड इट माइट बी अ वीपन। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि जो इनका जो ये थिएटर है, थिएटर के प्रति इनका इतना ना अधिक स्नेह बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया कि क्योंकि इन्हें पता चलने लगता है कि वही है, ये थिएटर वही है जिसका मैंने हमेशा से सपना देखा है। ये कौन कहते हैं? तो जॉन ऑसबॉर्न कहते हैं। एंड नेक्स्ट, यह एक हथियार है, इट माइट बी अ वीपन। थिएटर क्या है? इनके लिए एक हथियार साबित हुआ, जिसकी वजह से ये अपनी ड्रीम को देख पाते हैं। किसमें? तो थिएटर में। एंड नेक्स्ट, आई एम श्योर दैट इट कैन बी वन ऑफ द डिसिसिव वीपन ऑफ आवर टाइम। मतलब इनके कहने का अर्थ यह है कि मुझे पूरा विश्वास है, आई एम श्योर दैट कि इट कैन बी वन ऑफ द डिसिसिव वीपन ऑफ आवर टाइम, कि जो है यह हमारे समय के निर्णायक हथियारों में से एक हो सकता है। तो कौन? तो थिएटर। यह किनका कहना है? तो इस पे यह टिप्पणी करते हैं कौन? तो जॉन ऑसबॉर्न। एंड नेक्स्ट, द सक्सेस ऑफ हिज 1965 नहीं, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये गलत दिया गया है, 1956 ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा? 1956। द सक्सेस ऑफ हिज 1956 प्ले लुक बैक इन एंगर वाज ओपेंड एट रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन। मतलब इनका जो 1956 का यह जो प्ले है लुक बैक इन एंगर, इसका जो है यह सक्सेस रहा, इनका जो सक्सेसफुल मतलब यह सफलतापूर्वक जो इनका जो ओपन हुआ, अर्थात इनका जो प्रदर्शन हुआ, कहाँ हुआ? तो रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में किया गया था। एंड नेक्स्ट, दिस प्ले बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट ऑफ द यंगरी यंग मैन मूवमेंट। और यह जो प्ले है लुक बैक इन एंगर, यह रिप्रेजेंटेटिव फिगर बन जाता है किसका? तो यंगरी यंग मैन मूवमेंट का, क्योंकि इसी प्ले के माध्यम से जो है लुक बैक इन एंगर के माध्यम से जो है इसे अधिक प्रमोट किया जाता है। किसे? तो यंगरी यंग मैन मूवमेंट, और यही इनके सक्सेस का सबसे बड़ा वर्क बना, ये ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, जैसा कि नेक्स्ट है यंगरी यंग मैन मूवमेंट। यह मूवमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसमें हमेशा पूछा जाता है कि इनमें इनिशियल मेंबर्स कौन है और इनके मेन जो है मेंबर्स कौन है। तो ध्यान में रखिएगा, यंगरी यंग मैन मूवमेंट में मेन जो है जॉन ऑसबॉर्न है और किंग्सले अमिस है, ये दोनों को ध्यान में रखिएगा। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले सेशन जिसमें हमने मार्टिन अमिस को पढ़ा, उसमें हमने आपको बताया था कि मार्टिन अमिस इज द सन ऑफ किंग्सले अमिस, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको वहाँ से मालूम चल ही गया होगा इनके नाम के बारे में, किंग्सले अमिस के बारे में। एंड नेक्स्ट जानते हैं कि यंगरी यंग मैन मूवमेंट है क्या। एंड दिस मूवमेंट कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश नोबलिस्ट एंड प्ले राइट्स इन दी 1950s। मतलब यह जो मूवमेंट है इसमें 1950 के दशक में ब्रिटिश उपन्यासकारों और नाटककारों अर्थात प्ले राइट्स कि एक समूह को मिलकर यह बना था कौन? तो यंगरी यंग मैन मूवमेंट, हु एक्सप्रेस्ड देयर डिससेटिस्फेक्शन विद द प्रिवेलिंग सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंट्री, जो कि हमें अपने देश की प्रचलित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से क्या क्या व्यक्त करता है? तो क्या बताता है? डिससेटिस्फेक्शन अर्थात असंतुष्टि को व्यक्त करता है। एंड नेक्स्ट, दिस ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल, यह जो ग्रुप था वह इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों का ग्रुप था, जिसमें हु हैड ग्रोन अप आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास बैकग्राउंड। और इसमें जो थे वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पले बढ़े बुद्धिजीवी अर्थात इंटेलेक्चुअल का यह क्या था? तो ग्रुप था कौन? तो यंगरी यंग मैन मूवमेंट अर्थात कौन? तो यंगरी यंग मैन मूवमेंट, जो लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के बैकग्राउंड से पृष्ठभूमि से क्या था? तो संबंधित था।
And next, they revolted against the hypocrisy of the upper class and rebelled against unfair treatment meted आउट टू देम। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि जो लोअर मिडिल क्लास और जो वर्किंग क्लास के जो लोग थे उन्होंने उच्च वर्ग के खिलाफ जो है हाइपोक्राइसी, मतलब इसे आप पाखंड के रूप में देख सकते हैं, इनके पाखंड के खिलाफ विद्रोह किए। कौन? तो लोअर मिडिल क्लास और आपका वर्किंग क्लास के लोग, और उनके साथ किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध बगावत भी किया, अर्थात इसके विरुद्ध जो ट्रीटमेंट मेथड भी आउट ऑफ देम, इनके इनके खिलाफ के किनके? तो अपर क्लास के खिलाफ किए। किनके द्वारा किया गया? तो इस मूवमेंट के द्वारा लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के द्वारा अपर क्लास के हाइपोक्रेसी को क्या किया गया? तो इसे इसके विरुद्ध बगावत किया गया, इसके विरुद्ध कुछ ट्रीटमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया। नेक्स्ट, दिस फ्रेज वाज ओरिजिनली क्वाइंड बाय द रॉयल कोर्ट थिएटर्स प्रेस ऑफिसर जॉर्ज फियरन। और यह जो है फ्रेज यंगरी यंग मैन मूवमेंट, यह आपका रॉयल कोर्ट थिएटर के प्रेस ऑफिसर जॉर्ज फियरन के द्वारा क्वाइंड किया गया है टू प्रमोट जॉन ऑसबॉर्न प्ले लुक बैक इन एंगर 1956। और इस प्ले को जो है, मतलब इस प्ले के माध्यम से इस मूवमेंट को और अधिक पॉपुलराइज्ड किया गया है। एंड नेक्स्ट, इट इज थॉट टू बी, यह ऐसा माना जाता है कि डिराइव्ड फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ लेस्ली पोल। और यह जो है लेस्ली पोल के ऑटोबायोग्राफी से यह डिराइव्ड किया गया है, यह ऐसा माना जाता है। एंड फाउंडर ऑफ वुडक्राफ्ट फोल्क हुज यंगरी यंग मैन वॉज पब्लिश्ड इन 1951। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह ऐसा माना जाता है कि यह वुडक्राफ्ट फोक के संस्थापक लेस्ली पोल की आत्मकथा लिया गया है। कौन? तो यंगरी यंग मैन मूवमेंट, जिनकी जो है यंगरी यंग मैन मूवमेंट जो कि वर्क भी है, जो कि पब्लिश्ड हुआ है कब? तो 1951 में। इसे ध्यान में रखिए, किनका है? तो लेस्ली पॉल का है, यंगरी यंग मैन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1951, रिटन बाय लेस्ली पॉल। एंड नेक्स्ट, इसमें जो इनिशियल मेंबर्स होते हैं एंड मेन जो इसके क्रू मेंबर्स बोल सकते हैं हम लोग, इसमें जॉन ऑसबॉर्न और किंग्सले अमिस इज द मेन फिगर ऑफ दिस मूवमेंट। एंड नेक्स्ट, लेटर एडेड मेंबर्स वर्ड, अर्थात इसमें एसोसिएटेड यंगरी यंग मैन मूवमेंट से एसोसिएटेड जितने भी ऑथर्स हैं उनका नाम इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, जिनमें से मेन क्रू मेंबर अर्थात इनिशियल मेंबर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट जॉन ऑसबॉर्न एंड सेकेंड किंग्सले अमिस। और इनके अलावा हैरोल्ड पिंटर, फिलिप लार्किन, जॉन ब्रेन, जॉन अर्डेन और एलन सिलिटो, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। यह सभी जो है आपके यंगरी यंग मैन मूवमेंट से एसोसिएटेड है। हु वर एसोसिएटेड विद यंगरी यंग मैन मूवमेंट, तो ध्यान में रखिएगा जॉन ऑसबॉर्न, किंग्सले अमिस, और उसके बाद इसे शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा वेन ब्रेन अर्डेन, अर्थात जॉन वेन, जॉन ब्रेन, जॉन अर्डेन, और उसके बाद एलन सिलिटो, हैरोल्ड पिंटर और फिलिप लार्किन। बस इस प्रकार से यह मेंबर्स को, यंगरी यंग मैन मूवमेंट के मेंबर्स को ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा मेजर वर्क्स ऑफ जॉन ऑसबॉर्न। जॉन ऑसबॉर्न के जो मेजर वर्क्स थे उन सभी को यहाँ पे दिया गया है। जैसे फर्स्ट है द डेविल इनसाइड विच वॉज पब्लिश इन 1950, इट इज रिटन इन कोलाबोरेशन। यह जो वर्क है यह कोलाबोरेशन है, किनके साथ? तो स्टेला लिंडर, अर्थात इनका जो फर्स्ट यही इनका प्ले था जो कि द डेविल इनसाइड इनका फर्स्ट प्ले था, जो कि अपने मेंटर के साथ कोलाबोरेशन इनके साथ मिलकर लिखे हुए थे। किनके साथ को राइटिंग था? तो एस्टेला लिंडर, जो किनके मेंटर थे, किनके? तो जॉन ऑसबॉर्न के। एंड नेक्स्ट, पर्सनल इनेमी विच वॉज पब्लिश इन 1955, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड इट इज रिटन इन कोलाबोरेशन विथ एंथोनी क्रेक्टन, और ये भी क्या है? कोलाबोरेशन में ही लिखा गया है एंथोनी क्रेक्टन के द्वारा। एंड नेक्स्ट, लुक बैक इन एंगर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1956, लुक बैक इन एंगर, जो कि विच ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉन ऑसबॉर्न, जिसमें यह गिना जाता है। ध्यान में रखिएगा, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट, द इंटरटेनर हो गया, एपिटाफ ऑफ जॉर्ज डायलन हो गया, टॉम जोन्स हो गया, टाइम परजेंट हो गया, एंड नेक्स्ट इनएडमिसिबल एविडेंस हो गया, एंड नेक्स्ट लूथर, एंड नेक्स्ट अ पोर्ट्रेट फॉर मी। इन सभी को इसमें से ध्यान रखिएगा। इसमें से जो मोस्ट अगर इंपोर्टेंट की अगर बात कर ले तो डेविल इनसाइड, पर्सनल इनेमी, जो कि दोनों कोलाबोरेशन में लिखेगा, और जो डेविल इनसाइड इनके मेंटर के साथ मिलकर लिखा गया और पर्सनल इनेमी एंथोनी क्रेक्टन के साथ मिलकर लिखा गया है। नेक्स्ट, लुक बैक इन एंगर, द इंटरटेनर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, टॉम जोन्स जो कि 1964 है, इट इज एन एडेप्शन ऑफ फील्डिंग नोवेल इनटू अ फिल्म। और यह जो है टॉम जोन्स जो है इनका नहीं, यह जो है यह फिल्म के लिए एडेप्ट किए हैं। कौन? तो जॉन ऑसबॉर्न, बट इट वाज ओरिजिनली रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। एंड नेक्स्ट चलते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ जॉन ऑसबॉर्न। जॉन ऑसबॉर्न की अगर ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो अ बेटर क्लास ऑफ पर्सन एंड नेक्स्ट ऑलमोस्ट जेंटलमैन, ये दोनों क्या है? यह
ऑटोबायोग्राफी है किनके, तो जॉन ऑसबॉर्न के। और जो नेक्स्ट जो है ऑलमोस्ट जेंटलमैन, यह सिक्विल है किसका, तो अ बेटर क्लास ऑफ अ पर्सन का। नेक्स्ट चलते हैं ऑसबॉर्न प्लेस मेड इनटू सिनेमा फिल्म्स, अर्थात जो ऑसबॉर्न के जो इनके जो प्लेस थे उन्हें सिनेमा में भी रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए कितना मतलब यह फेमस हुए कि इसे जो है सिनेमा में भी इस फिल्म को जो है रिप्रेजेंट्स किया गया। जैसे कि फर्स्ट इनका हो गया द लुक बैक इन एंगर, मोस्ट इंपोर्टेंट, विच वॉज पब्लिश्ड इन, जल्दी कमेंट में बताइए, 1956, ध्यान में रखिएगा, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1956। एंड नेक्स्ट द एंटरटेनर एंड इनएडमिसिबल एविडेंस, यह तीनों को जो है यह सिनेमा में इसे सिनेमा फिल्म्स में इसे रिप्रेजेंट किया गया सिनेमा फिल्म्स में। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे लुक बैक इन एंगर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1956। अब इसे थोड़ा सा इसमें देखते हैं जो कि मेन जो पॉइंट्स है जो कि डायरेक्ट जो नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो जैसे इट कंसर्न्स अ लव ट्रायंगल इन्वॉल्विंग एंड इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड बट डिसअफेक्टेड यंग मैन, इसमें एक उदासीन व्यक्ति रहता है ऑफ वर्किंग क्लास ओरिजिन जिमी पोर्टर, जो कि एक श्रमिक वर्ग के व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है जिमी पोर्टर। अर्थात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा यह जिमी पोर्टर जो है इसका प्रोटैगनिस्ट है किसका, तो लुक बैक इन एंगर का। नेक्स्ट हिज अपर मिडिल क्लास इम्पेसिव वाइफ एलिसन, और उच्च मध्यम वर्ग की इनकी पत्नी जो कि क्या नाम था उसका, एलिसन, किनकी पत्नी रहती है, तो जिमी पोर्टर की। और एंड हर हॉटी बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे जो अभिमानी, हॉटी का यहाँ पे अर्थ होगा अभिमानी, ध्यान में रखिएगा हिंदी। एंड इसका जो जिमी पोर्टर का जो अभिमानी जो सबसे अधिक गहरा दोस्त था वो कौन था, तो हेलेना चार्ल्स था। कौन था, तो हेलेना चार्ल्स था, ये ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट इट इज रिटन इन 17 days इन अ डेक चेयर, और इसे जो है इसे एक डेक चेयर पर बैठकर 17 दिनों में लिखा गया किसे, तो लुक बैक इन एंगर को, ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पीस बेस्ड ऑन ऑसबॉर्न अनहैप्पी मैरिज टू एक्ट्रेस पामेला लेन, मतलब कहने का अर्थ यह है कि यह एक ऑटोबायोग्राफिकल यह आपका पीस है, यह रचना है जो ऑसबॉर्न की जो अनहैप्पी जो मैरिज रहती है एक्ट्रेस जो अभिनेत्री पामेला लेन के साथ हुई नाखुशी शादी पर यह क्या है, बेस्ट है, मतलब अनहैप्पी यह मैरिड पे बेस्ट है क्या, तो ध्यान में रखिएगा। यानी सीधी सीधी कहे तो यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पीस है जो कि जॉन ऑसबॉर्न की एक्ट्रेस पामेला लेन के साथ हुई अनहैप्पी मैरिज पे यह बेस्ट है, ठीक। एंड नेक्स्ट अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो एक्ट फर्स्ट का अगर सेटिंग की बात करें तो यह अर्ली इवनिंग जो कि अप्रैल संडे के दिन होता है। एंड नेक्स्ट अगर एक्ट 2 की बात करें तो इसमें सीन फर्स्ट 2 वीक्स लेटर होता है, नेक्स्ट सीन 2 द फॉलोइंग इवनिंग। एंड नेक्स्ट एक्ट 3 का जो सेटिंग होता है वह सीन फर्स्ट का जो होता है सेवरल मंथ लेटर, बहुत महीनों बाद होता है। एंड नेक्स्ट सीन 2 का जो होता है वह जो आपका सेटिंग होता है वह फ्यू मिनट्स लेटर, अर्थात जो होता है कुछ मिनट बाद का होता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो द प्ले वाज ओपेंड एट रॉयल कोर्ट थिएटर ऑन मई 8 1956, और इस प्ले को यह प्रीमियर रॉयल कोर्ट थिएटर में 8 मई 1956 को इसे क्या किया गया था, तो परफॉर्म्ड किया गया था। एंड नेक्स्ट इट इज़ द फर्स्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ किचन सिंक ड्रामा, और यह जो है किचन सिंक ड्रामा का एक फेमस यह एग्जाम्पल भी बना जो कि आगे किचन सिंक ड्रामा क्या है इसके बारे में बताया गया है। कौन, तो ध्यान में रखिएगा यह किचन सिंक ड्रामा का जो है यह एक बेस्ट एग्जाम्पल भी बना, इसे इस पॉइंट को भी नोटेट कर लीजिएगा आप लोग। कौन प्ले, तो लुक बैक इन एंगर। एंड 1989 ऑसबॉर्न रोट अ सीक्वल to the play entitled Deja Vu, which was first produced in 1992. In it, Jimmy Potter is known as JP, in the middle age, living with daughter Ellison. समझ ही गए होंगे कि इसमें जो है इस जो देजावू जो है फर्स्ट प्रोड्यूस्ड हुआ था कब, तो 1992 में यह प्ले देजावू। एंड नेक्स्ट इसमें जो कहा गया है कि जिमी पोटर को जेपी के नाम से जाना जाता है, और यह जो रहता है जेपी क्या रहता है, एक बोला जाए तो अधेड़ उम्र का जो यह क्या रहता है, तो यह व्यक्ति रहता है और वे अपनी बेटी एलिसन के साथ रहता है। और यह ऑसबॉर्न का आखिरी नाटक था, मतलब यह ऑसबॉर्न लास्ट प्ले, इट वॉज ऑसबॉर्न लास्ट प्ले, रेदर इट वॉज नोट अ कॉमर्शियल सक्सेस। और इसके बाद जो है हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहा, यह जो है कॉमर्शियल मतलब सक्सेस नहीं रहा, व्यावसायिक सक्सेस या नहीं रहा, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो आपका है किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा की अगर बात करें, इट इज़ अ टर्म क्वाइंट टू अ डिस्क्राइब, यह एक टर्म है जिसके माध्यम से यह डिस्क्राइब किया गया, यह व्याख्या किया गया, यह बताया गया है कि ब्रिटिश कल्चर मूवमेंट जो कि जो ब्रिटिश जो सांस्कृतिक जो मूवमेंट था, डेट डेवलप्ड
इन द लेट 1950s, जो कब विकसित होता है तो 1950 की दशक में, जो कि लेट 1950s 1950 के दशक तक, लास्ट तक यह विकसित होता है इन थिएटर्स। कब? तो थिएटर्स में। एंड नोवेल्स एंड फिल्म्स हुज प्रोटागोनिस्ट, और नोवेल्स और फिल्म में जो प्रोटागोनिस्ट थे यूजुअली कुड बी डिस्क्राइब्स एड, और उस समय जो है जो सामान्यतः जो है उसे डिस्क्राइब किया जाता है, उसमें व्याख्या किया जाता था नोवेल्स और प्लेज में उस समय कि यंगरी यंग मैन के रूप में, मतलब उसे कि किस प्रकार से वर्णित किया जाता था, तो गुस्से वाले युवक के रूप में, यंगरी यंग मैन के रूप में इसमें डिस्क्राइब किया जाता था। एंड नेक्स्ट, इट डिपिक्ट्स दी डोमेस्टिक सिचुएशन ऑफ वर्किंग क्लास, और यह जो है श्रमिक वर्ग के घरेलू परिस्थितियों को क्या करता था? चित्रित करता था, अर्थात दर्शाता था। एंड नेक्स्ट चलते हैं प्लॉट, लुक बैक इन एंगर। अब लुक बैक इन एंगर का कुछ प्लॉट इसके बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि इट बिगिंस, यह शुरू होता है इन द फ्लैट ऑफ जिमी पोर्टर एंड एलिसन पोर्टर, और यह किस में शुरू होता है? जिमी पोर्टर और एलिसन पोर्टर के यह फ्लैट में शुरू होता है। यह दोनों इसके क्या है? तो मेन कैरेक्टर से इसमें ध्यान रखिएगा, और इसकी प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो जिमी पोर्टर आपको पहले ही बता दिया गया है। एंड नेक्स्ट, दिस सेटिंग इन मिड 1950s स्मॉल टाउन इंग्लैंड। एंड नेक्स्ट, जिमी एंड एलिसन शेयर देयर अपार्टमेंट विद क्लिफ लेविस, और यह जो है अपना अपार्टमेंट, कौन? तो जिमी पोर्टर और एलिसन पोर्टर अपना अपार्टमेंट जो है साझा करते हैं, किसके साथ? तो क्लिफ लेविस के साथ। और यंग वर्किंग क्लासमैन, जो कि क्लिफ लेविस क्या रहता है? तो यह एक युवा श्रमिक वर्ग का व्यक्ति रहता है। और नेक्स्ट जो है, एंड बेस्ट फ्रेंड ऑफ जिमी, और यह क्या रहता है? तो जिमी का सबसे अच्छा दोस्त भी रहता है, जबकि एलिसन का एक क्या रहता है? प्रोमिनेंट फैमिली रहता है। एलिसन, वाइल एलिसन इज फ्रॉम अ प्रोमिनेंट फैमिली, जबकि यह एलिसन का एक प्रोमिनेंट मतलब प्रतिष्ठित परिवार से रहता है। ठीक। एंड नेक्स्ट, क्लिफ एंड जिमी बोथ आर फ्रॉम अ वर्किंग क्लास। क्लिफ और जिमी जो है दोनों जो है वर्किंग क्लास से ही बिलोंग करते हैं, मतलब एक श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग से ही, मजदूर वर्ग के बैकग्राउंड, मतलब इसकी पृष्ठभूमि से ही बिलोंग करते हैं। एंड दे डू बिजनेस टुगेदर रनिंग अ स्वीट स्टॉल, और ये दोनों जो है एक साथ जो है स्वीट स्टॉल मतलब मिठाई की दुकान चलाते हुए व्यवसाय करते हैं। एंड नेक्स्ट, दी फर्स्ट एक ओपन, जो फर्स्ट एक जो है वो शुरू होता है किसके साथ? तो विद जिमी एंड क्लिफ रीडिंग संडे पेपर्स, जिसमें जिमी पोटर और क्लिफ लेविस जो है संडे पेपर्स मतलब पेपर्स रीडिंग कर रहे थे, जबकि वाइल एलिसन इज आयरनिंग, और एलिसन क्या कर रही थी? तो कपड़े इस्त्री कर रही होती है। एंड नेक्स्ट, जिमी अटेम्प्ट्स टू प्रोवोक, जिमी जो है वह कोशिश करता है उकसाने का हिज वाइफ, अपने वाइफ को, बाई मेकिंग फन ऑफ हर फैमिली एंड हर वेल हील्ड लाइफ बिफोर मैरिज। उसके मतलब मैरिज के, अपने वाइफ के जो है मैरिज के मतलब शादी के पहले जिमी जो है अपनी पत्नी के जो है वो परिवार और शादी से पहले के उसके समृद्ध जीवन को मजाक उड़ा कर उसे उकसाने की क्या करता है? कोशिश करता है, मतलब प्रोवोक करने का कोशिश करता है, उकसाने का, उसकी लाइफ को जो है उकसाने का कोशिश करता है। किसका? तो जिमी अपने वाइफ का। एंड नेक्स्ट, इसी में क्या कहा गया है? एंड ऑल्सो प्रोवोक्ड, और किसका, और किसे उकसाने का और बात किया गया है? तो क्लिफ का, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड रहता है। किसका? तो जिमी का। उसे भी यह उकसाता है फॉर हिज वर्किंग, किसके लिए? तो उसके वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के लिए एंड लो इंटेलिजेंस के लिए, उसके मतलब कम बुद्धि के लिए भी उकसाता है, और उसकी वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के लिए भी उकसाता है। लो इंटेलिजेंस मतलब कम बुद्धि बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट, एलिसन कॉन्फाइड्स टू क्लिफ दैट शी इज प्रेग्नेंट विथ जिमीज चाइल्ड थ्रू सी हैड नॉट टोल्ड जिमी अबाउट इट। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि एलिसन ने क्लिफ को यह बताया कि वह जिमी के बच्चे की माँ बनने वाली है, और यह नहीं बताना चाहती है कि मतलब एलिसन ने क्लिफ को यह बताया कि वह जिमी के माँ बनने वाली है, और हालांकि इसमें जिमी को इसके बारे में नहीं बताया गया है। कौन नहीं बताता है? तो एलिसन। एंड नेक्स्ट, एलिसन इन्फॉर्म्स जिमी अबाउट हर फ्रेंड हेलेना चार्ल्स, और एलिसन जो है वह क्या करती है? वह बताती है किसके बारे में? तो जिमी को बताती है अपने फ्रेंड हेलेना चार्ल्स के बारे में, हु विजिट्स देम, जो कि घूमने आते हैं, बट जिमी डोंट लाइक दिस एंड इन रेज ही विशेस एलिसन टू सफर एंड curses her that she could have a child only to watch it die। मतलब यह कहता है और गुस्से में वह एलिसन के लिए कष्ट की कामना करता है। कौन? तो यह जिम्मी, कि यह क्या हो जाए, उसे श्राप भी दे देता है कि वह एक बच्चे को जन्म दे और उसे मरते हुए देखे। कौन कौन श्राप देता है? कौन कर्स दे देता है? तो जिम्मी। जिम्मी डोंट लाइक मतलब दिस, इसे जिम्मी जो है पसंद नहीं करता है। एंड इन रेज ही विशेस, और यह कामना करता है कि एलिसन टू सफर एंड कर्सेस, और एलिसन क्या हो जाए? वह पीड़ित हो जाए, और उसे श्राप देता है डेट शी कुड हैव अ चाइल्ड ओनली टू वॉच इट डाई। मतलब वह क्या हो जाए? वह एक बच्चे को जन्म दे
परंतु उसे मरते हुए देखे। यह कौन श्राप देता है? तो जिमी। नेक्स्ट चलते हैं इसके प्लॉट में। नेक्स्ट आपका पार्ट आ जाता है जैसे कि जिमी, व्हेन जिमी आस्क्ड एलिसन, जब जिमी पूछता है किससे? एलिसन से, टू मेक डिसीजन either to accompany him to see the dying Mrs. Tanner or to go with Helena, and thus Jimmy is heartbroken by his wife's decision। और जिम्मी जो है मतलब उसका दिल टूट जाता है किसके डिसीजन से? तो उसके वाइफ के डिसीजन से। एंड एलिसन पैक्स हर लगेज एंड हर फेवरेट टॉय स्क्वायरल टू गो विद हर फादर कोनेल रेडफर्न, जो कोलोनेल रेडफर्न थे इनके जो फादर थे, एंड लिविंग जिम्मी एलोन, और जो है जिम्मी को जो है अकेला छोड़ देती है। एंड नेक्स्ट, एलिसन लिव्स अ लेटर फॉर जिम्मी एक्सप्लेनिंग व्हाई शी लेफ्ट हिम एंड हैंडेड द लेटर टू क्लेफ। मतलब एलिसन जो है लिव्स अ लेटर, एलिसन जो है एक लेटर छोड़ती है फॉर जिम्मी के लिए, जिम्मी के लिए, जिसमें एक्सप्लेन करती है, यह बताती है कि वाई सी लेफ्ट हिम, कि वह क्यों उसे छोड़ती है। एलिसन जो है वह जिम्मी को क्यों छोड़ती है। एंड हैंडेड द लेटर टू क्लिफ, और उसे जो है वह जिम्मी के दोस्त क्लिफ को दे देती है उस लेटर को देने के लिए। एंड नेक्स्ट, क्लिफ ब्लेम्स हेलेना, और क्लिफ जो है वह ब्लेम्स करता है, दोषारोपण करता है किस पे? तो हेलेना पे, फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए, इस घटना के लिए। हेलेना टेल्स जिम्मी दैट एलिसन इज प्रेग्नेंट बट ही इग्नोर्ड सेइंग ही डोंट केयर, और यह इग्नोर करती है और उसे कहती है कि यह डोंट केयर, इसे मतलब इस पे केयर न करे। नेक्स्ट, इन एक्ट थर्ड, और थर्ड एक्ट में एलिसन अगेन रिटर्न्स बैक, और एलिसन जो है फिर से आ जाती है। सी हैज़ लॉस्ट हर बेबी, और यह अपने बेबी को खो चुकी रहती है क्योंकि जिम्मी जो है कर्सेस दिया रहता है। यह क्या करे? तो इसके बच्चे के दंड देने के बाद ही यह उसका मरता हुआ मुंह देखे। नेक्स्ट, हेलेना कॉन्फेसेस, और हेलेना जो बताती है हर प्रेजेंस एज अ रीजन फॉर द सिचुएशन एंड सी प्रिपेयर्स टू लीव। एंड नेक्स्ट, व्हेन हेलेना लेव्स, मतलब हेलेना जब चली जाती है तो जिमी अगेन बिकम्स एंग्री ऑन एलिसन, और जिमी जो है फिर से जो है क्रोधित हो जाता है किस पे? तो एलिसन पे। बट सी टेल्स हिम, और यह बाद में कहती, कौन कहती है? तो वह जो है उसे बताती है दैट सी हैज नाउ गॉन थ्रू द इमोशनल एंड फिजिकल सफरिंग दैट ही ऑलवेज वांटेड हर टू फील, क्योंकि यह जो चले जाने के बाद उसे बताती है कि अब वह भावनात्मक, अर्थात वह जो है इमोशनल एंड फिजिकल, अर्थात वह भावनात्मक और शारीरिक पीड़ा से गुजर चुकी है जिसे वह हमेशा उसे महसूस कराना चाहती थी। दैट ही ऑलवेज वांटेड हर टू फील। नेक्स्ट, जिमी रियलाइज, और बाद में यह बात जिमी को समझ में आ जाती है। दिस एंड बिकम्स सॉफ्टर एंड टेंडर टुवार्ड्स हर, और जिमी को यह बात समझ में आ जाती है और उसके प्रति नरम और स्नेहपूर्ण हो जाता है। किसके प्रति? तो एलिसन के प्रति। एंड नेक्स्ट, द प्ले एंड्स विथ जिमी एंड एलिसन एम्ब्रेसिंग, अर्थात यह प्ले जो है अंत होता है जिमी और एलिसन के एम्ब्रेसिंग, मतलब गले मिलने से, एंड वंस अगेन प्लेइंग देयर गेम ऑफ बियर एंड स्क्वायरल। एंड नेक्स्ट, इन दिस प्ले जिमी पोटर डिस्प्लेज, और इस प्ले में जो है जिमी पोटर दिखाना चाहते हैं अ सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस एंड रिवेलियसनेस, मतलब इस नाटक में जिमी पोटर यह दिखाना चाहते हैं कि यह दिखाना चाहते हैं कि सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस, मतलब यह बेचैनी, और फिर रिवेलियसनेस, मतलब वह विद्रोहीपन को इस नाटक में दिखाना चाहते हैं। सो इस प्रकार से इस नाटक का अंत जो होता है वह हैप्पी एंडिंग होता है। और हमें आप लोग कमेंट कर यह बताइए कि हैप्पी एंडिंग क्या होता है। हैप्पी एंडिंग क्या होता है उसे हम लोग कमेंट करके बताइए। कॉमेडी होता है या फिर ट्रेजेडी होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग तो जान ही गए होंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड नेक्स्ट, इनका जो वर्क है द इंटरटेनर, इसमें हम लोग अधिक ना जान के इतना जानते हैं कि विच वॉज पब्लिश इन 1957। इंटरटेनर जो है 1957 में पब्लिश हुआ था, एंड इट इज़ अ 3 एक्ट प्ले, और यह जो है 3 एक्ट का प्ले है। एंड नेक्स्ट, ऑसबॉर्न रोट इट ऑन लॉरेंस ओलिवर्स रिक्वेस्ट, और इस जो प्ले को जो लिखते हैं द इंटरटेनर को जॉन ऑसबॉर्न, ये किनके कहने पे, किनके रिक्वेस्ट पे? तो लॉरेंस ओलिवर्स के रिक्वेस्ट पे, जिसमें जो होता है अबाउट एन एंग्री मिडल एज्ड मैन, जिसमें जो है एक गुस्सैल अधीर उम्र के व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। किसमें? तो द इंटरटेनर में। किनके कहने पे? तो लॉरेंस ओलिवर्स के कहने पे जॉन ऑसबॉर्न लिखते हैं। एंड नेक्स्ट, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्लेज आर्की राइस, और इसमें का जो मेन जो है प्रोटोगनिस्ट कौन है? आर्की राइस है, और फॉलिंग म्यूजिक हॉल परफॉर्मर, और जो क्या रहता है? एक हॉल परफॉर्मर रहता है, एक मतलब पतनशील संगीत का एक हॉल परफॉर्मर इसे बोल सकते हैं। इसमें इतना ही बात ध्यान में रखना है कि द इंटरटेनर इज रिटन बाई जॉन ऑसबॉर्न, which was published in 1957, and its protagonist is
आर्की राइस। एंड नेक्स्ट जो इनका वर्क है लूथर, जो कि विच वॉज पब्लिश इन 1961 एंड इट डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ मार्टिन लूथर एंड इट इज़ अ 3 एक्ट प्ले। और यह लूथर जो है यह किन के लाइफ पे लिखा गया है, किन के लाइफ को चित्रित करता है, तो मार्टिन लूथर की लाइफ को चित्रित करता है, जो कि 3 एक्ट्स में लिखा गया है। इट वॉन टोनी अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले इन 1964। और लूथर के लिए जो है जॉन ऑसबॉर्न जो है टोनी अवार्ड जीतते हैं, टोनी अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले। और बेस्ट प्ले का जो है टोनी अवार्ड जीतते हैं किसके लिए, तो लूथर वर्क के लिए। कब, तो 1964 में। एंड नेक्स्ट द वर्ल्ड ऑफ पॉल स्लिकली which was published in 1959. It was Osborne's only attempt to write a musical intended as a social satire on high society gossip columnist। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह जॉन ऑसबॉर्न का एकमात्र ऐसा मतलब यह अटेम्प्ट है, ऐसा प्रयास था कि जिसमें एक संगीत रचना लिखने का जिसका उद्देश्य उच्च समाज के मतलब उच्च समाज के एक गॉसिप मतलब बोल सकते हैं, यह गपशप स्तंभों पर एक सामाजिक यह व्यंग करना था। ये कोलुमनिस्ट था, यह एक व्यंग करना था किसमें, तो द वर्ल्ड ऑफ पॉल स्लिकली में, विच वॉज पब्लिश इन 1959। इसे इतना ही ध्यान में रखना है। और प्रकार से जो है हमारा जॉन ऑसबॉर्न जो है सेशन 3 जो है कंप्लीटली रूप से बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से जॉन ऑसबॉर्न से आपसे क्वेश्चन आता ही आता है आपके नेट, गेट, पैट या सेट एनी एलटी ग्रेड के एग्जाम में। सो इट इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें जो है आपको जो याद करने योग्य जो बातें उसको हम एक बार री कर दे, जैसे कि इनका डेट ऑफ बर्थ ध्यान में रखिएगा, जॉन ऑसबॉर्न। और इनका यह किस मूवमेंट से जुड़े हुए, तो यंगरी यंगमैन मूवमेंट। और यंगरी यंगमैन मूवमेंट के बारे में ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट आपको बता दें कि यह एक इंग्लिश प्ले राइट है जिनका जन्म जो है 1929 में हुआ है। एंड इनका जो को राइटिंग, इनका जो फर्स्ट कोलाबोरेशन वर्क है द डेविल इनसाइड हिम है। एंड सेकंड जो इनका वर्क है पर्सनल इनेमी है, जो कि दोनों जो है कोलाबोरेशन में लिखा गया, जो कि द डेविल इनसाइड हिम जो है इनके मेंटर स्टेला लिनन के साथ मिलकर लिखा गया है। और पर्सनल इनेमी जो कि यह जॉन ऑसबॉर्न जो है एंथन क्रेक्टन के साथ मिलकर लिखे हैं। एंड नेक्स्ट जो है इनके यह फैन होते हैं किनके, तो मैक्स मिलर के। ऑसबॉर्न वाज अ फैन ऑफ मैक्स मिलर। एंड नेक्स्ट जो इसी प्रकार से इनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि इनका सक्सेसफुल जो वर्क रहा कौन रहा, तो लुक बैक इन एंगर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1956। यहाँ पे गलत दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। इसका पब्लिकेशन कितना है, तो 1956 है। एंड नेक्स्ट इसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा कि यंगरी यंगमैन मूवमेंट, इसमें से जॉन ऑसबॉर्न में से जो मेन पॉइंट जो सबसे वीवीआई जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यंगरी यंगमैन मूवमेंट, इससे जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं इनका नाम ध्यान में रखिएगा, जिसमें आपके इनिशियल मेंबर में जॉन ऑसबॉर्न और किंसले हमेशा आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट इसी प्रकार से इनका जो मेजर वर्क्स है जो कि हमने आपको पहले बता ही दिया, मेजर वर्क्स एक बार देख लीजिएगा। और इसमें लुक बैक इन एंगर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1956। और इसका जो मेन कैरेक्टर जिमी पोर्टर हो गया, एलिसन पोर्टर हो गया और क्लिफ इनका बेस्ट फ्रेंड हो गया, ये तीनों ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट इसी प्रकार से जो है आपका जो यह सेशन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच। आपको यह सेशन कैसा लगा इसे आप लोग कमेंट में कमेंट कर जरूर बताएं और अपने दोस्तों की भी शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।